Everyone, this is Dr. Priyanka. Welcome to today's class again. And I hope आप enjoy कर रहे हो सार्थक बैच को, which is like a crash course as I've told you before also to ensure कि आपकी selection जो है वो definitely हो दिसंबर के एग्जाम में. And as I told you, it is very very different from your marathons because यहाँ पे हम कर रहे हैं दो चीजें इकट्ठे. वो ये कि आपके previous year questions जो कि सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं वो करेंगे एंड नॉट जस्ट द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एम at the concepts and especially of this unit because this is one unit which really scares many of you. So I hope आपने रिसर्च एप्टीट्यूड पार्ट 1 लंबी क्लास गई थी वो अच्छे से देखी होगी, एक तरह से रिसर्च की रिवीजन हुई. अभी जो बच गया है वो आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे. तो कौन से टॉपिक्स कवर करूंगी मैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है, रिलायबिलिटी, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, आईसीटी का यूज क्या होता है, और ये छुप गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि हम इसी की ही मदद से जो है वो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे. तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं, विच इज द हाइपोथेसिस विच कॉम्प्लीमेंट्स नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड व्हाट. वह परिकल्पना जो शून्य परिकल्पना की पूरक होती है उसको क्या कहलाया जाता है. तो सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या है स्टूडेंट्स? हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. यानी कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम है और मैं क्या एज्यूम करती हूँ कि उसका क्या सॉल्यूशन होगा. ये बिल्कुल सरल भाषा में है, यानी कि हम अपनी लाइफ में भी हाइपोथेसिस बनाते हैं, ये नहीं तो कौन सा रास्ता सही रहेगा, है ना. किसी डेस्टिनेशन पे भी पहुंचना है तो ये रास्ता छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, यहाँ पे ट्रैफिक होगा, यानी यू आर हाइपोथाइजिंग, यू आर पोस्टुलेटिंग. ठीक है, बट यहाँ पे ये आपको समझाने के लिए था, यहाँ पे टेक्निकल भाषा है, यहाँ पे तुम रिसर्च की भाषा इस्तेमाल कर रहे हो. तो कोई भी जो टॉपिक होता है, तुम वेरिएबल्स की बात कर रहे हो तो वेरिएबल्स में या तुम अगर फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स की बात कर रहे हो तो वेरिएबल्स में या कॉज एंड इफेक्ट चेक करोगे, दो ही लेते हैं इस टाइम पे. ठीक है, कोरिलेशन सपोज चेक कर रहे हो या तुम डिफरेंस चेक कर रहे हो. कॉज एंड इफेक्ट जो है आप किसके थ्रू कर सकते हो चेक, जैसे फॉर एग्जांपल टी टेस्ट लगा लिया, जेड लगा लिया, ऑल ऑफ दैट, राइट. तो फॉर एग्जांपल आप ये सब लगाना चाहते हो अपने वेरिएबल्स के ऊपर, चेक करना चाहते हो उनका रिलेशन है या नहीं है, तो आप हाइपोथेसिस फ्रेम करते हो. ठीक है, हाइपोथेसिस फ्रेम करते हो और हाइपोथेसिस जो मेनली है, और आई एम रिमाइंडिंग यू ऑल दैट बिकॉज दिस इज पेपर 1 एंड दिस इज क्वाइट जनरलाइज. यहाँ पे हमारे पास वो स्टूडेंट्स भी हैं जो लैंग्वेज के हैं, लिटरेचर के हैं, और वो भी जो हमारे एजुकेशन के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं. तो आई विल बी यूजिंग वेरी ईजी लैंग्वेज फॉर यू ऑल. तो जो हाइपोथेसिस होती है वो मेनली होती है नल हाइपोथेसिस, ठीक है, और एक होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. ये हमेशा साथ साथ चलती हैं, हम साथ साथ हैं. ठीक है, नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट की बिल्कुल ऑपोजिट होती है. सपोज मुझे ये चेक करना है कि क्या जो तुम्हारी है ना, जो तुम्हारी कोचिंग क्लास चल रही है, ये जो तुम्हारी सार्थक बैच की क्लास है, क्या इसका रिलेशन होगा, रिलेशन की बात कर रही हूं, क्या इसका रिलेशन होगा तुम्हारी सक्सेस के ऊपर. तो एक नेगेटिव इंसान बोलेगा नो, जिसको मानते ही नहीं है. तो जो नो बोलेगा कि नहीं भाई कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, उससे तुम्हारी सक्सेस का कोई रिलेशन नहीं है. तो अगर नल की बात करें, है ना, नल यानी जीरो रिलेशन, तो ऐसी हाइपोथेसिस जो हर चीज को नकारती है, जो कहती है कोई रिलेशन नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, उसको कहलाते हैं नल हाइपोथेसिस. और बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. ये कहती है रिलेशन है. ठीक है, रिलेशन है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है. कॉज इन इफेक्ट है, इफेक्ट है. ये क्या क्या बोलती है? ना 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 ना. ये बोलती है हाँ 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 हाँ. तो दो चीजें होती हैं. ठीक है, अगर अब साथ साथ में ये भी लिख लो, तो नल तो तुम्हें समझ में आ गया, ऑल्टरनेट भी समझ में आ गया. तो देखो अगर नल हाइपोथेसिस
जब भी आप टेस्ट करते हो, है ना, जब आपने डेटा कलेक्ट किया तो आप हाइपोथेसिस के हिसाब से हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। डेटा लिया, हाइपोथेसिस उस पर लगाई, चेक किया तुम्हारी हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। याद रखना एक चीज, हाइपोथेसिस कभी भी ट्रू और फॉल्स नहीं होती। ट्रू फॉल्स आप वर्ड नहीं यूज करते हो, जहां पे भी लिखा होता है वो गलत है, ठीक है। हाइपोथेसिस या एक्सेप्टेड होती है, रिजेक्टेड होती है। अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है नल, तो ऑल्टरनेट हमेशा रिजेक्ट होगी, ठीक है। दूसरे केस के अंदर अगर नल रिजेक्ट हो रही है तो ऑल्टरनेट हमेशा एक्सेप्ट होगी, ये याद रखना। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नल हाइपोथेसिस भी एक्सेप्ट हो रही है और ऑल्टरनेट भी एक्सेप्ट हो रही है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी कि भाई एक जगह तो तुम कह रहे हो कि कोई रिलेशन ही नहीं है और नल, और एक तरफ कह रहे हो कि हाँ भाई रिलेशन है या इफेक्ट है। तो ऐसा कभी नहीं होगा। या नल अगर एक्सेप्ट होती है, ऑल्टरनेट जो है वो रिजेक्ट होगी, और दोनों साथ साथ चलती हैं। कौन सी? नल और ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे पूछा है कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछा कि आपको आपकी तारीफ की जाए। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब पैरेलली चलती है, ठीक है। दे सपोर्ट ईच अदर, तो यहाँ पे क्या आ गया? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब ऑल्टरनेट भी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल के अंदर जो है वो डिवाइडेड होती है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाऊंगी, ठीक है। ऑल्टरनेट भी जो है, अगर वो रिलेशन बताती है कि किस डायरेक्शन में जाएगा तो उसको क्या बोलते हो? डायरेक्शनल। और जो डायरेक्शन नहीं बताती है उसको क्या बोलते हो? नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। जो नल हाइपोथेसिस होती है, जो नल हाइपोथेसिस होती है और जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है, उस पे आप क्या करते हो? टू टेल टेस्ट करते हो। देखो कॉन्सेप्ट रिवीजन हो रही है, ठीक है। क्या बोलोगे इसको? टू टेल टेस्ट करते हैं हम। और जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है, ऑल्टरनेट की जो टाइप होती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, उसको आप क्या बोलते हो? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को क्या करोगे उसके ऊपर? वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट आप उसके ऊपर करोगे। इसके अंदर एक कंसिडरेशन होती है, या आपका रिलेशन इस तरफ आता है या आपका इस तरफ आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेनेशंस है जो चाहते हैं इसको अच्छे से और समझना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ स्टूडेंट्स, बेसिक स्टेप्स होते हैं और बेसिक स्टेप्स को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग जाननी है, एनालिसिस जानना है, तो वो जो रिसर्चर्स हैं वो स्टेप्स बेसिक सेम रहते हैं, बस उसकी लैंग्वेज जो है वो उसको चेंज कर देते हैं आपकी एनालिटिकल पावर को चेक करने के लिए। तो ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च पूछ रहा है, उसने कहा कि जो ऑप्शंस दिए हैं उसी में से आपको फाइंड आउट करना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रेपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, अराइविंग एट जनरलाइजेशन। प्रेपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कलेक्शन डेटा, जनरलाइजेशन। थर्ड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जनरलाइज में पहले अराइव हो जाओ भाई, रिसर्च डिजाइन बाद में फ्रेम करोगे, डेटा कलेक्शन बाद में। ये कह रहा है पहले कंक्लूजन फॉर्म कर लो, जनरलाइज करो, उसके बाद रिव्यू करो, फिर से रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करो और कलेक्ट करो डेटा को। तो सभी जानते हैं कि आंसर होगा ये, है ना। इस टाइम पे तो सबको पता ही होगा। तो चलो मैं आपको फिर भी जनरल स्टेप्स जो है वो बता देती हूँ, ठीक है, ताकि उसको जितने भी ये लोग अलग भाषा में आपसे पूछें, यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली, ओके। सो सबसे पहले बच्चे आता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, वो बेशक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, टाइटल हो, इट मीन्स द सेम थिंग ओनली, ओके। सेकेंड नंबर पे आता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। थर्ड नंबर के ऊपर आता है आपके ऑब्जेक्टिव्स। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। चैप्टराइजेशन थीसिस की अलग होती है, रिसर्च स्टेप्स अलग होते हैं, साइंटिफिक स्टेप्स अलग होते हैं। तो आपको मैं एक ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर बताती हूँ रिव्यू का, ठीक है, जो सबके ऊपर अप्लाई हो पाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद ना आते हैं हाइपोथेसिस। बट बच्चे आप हाइपोथेसिस तभी बनाओगे जब आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है, राइट। अदरवाइज आप क्या बनाओगे? रिसर्च क्वेश्चंस। आपने हाइपोथेसिस फ्रेम कर दिया, उसके बाद आ जाता है आपका रिसर्च डिजाइन।
रिसर्च डिजाइन के अंदर आपका रिसर्च मेथड क्या है, सैम्पलिंग क्या है, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट में, ये आपका रिसर्च डिजाइन के अंदर आ जाता है, जिसको कहीं कहीं पे मेथड ऑफ रिसर्च भी चैप्टर का नाम दिया जाता है। फिर आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, इनफैक्ट डेटा एनालिसिस पहले आएगा, और डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हाइपोथेसिस टेस्टिंग कब होती है। बच्चे इसी स्टेप के अंदर जब आप डेटा को एनालाइज करते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो, यानी उसमें से मीनिंग निकाल रहे हो, तो मीनिंग कब निकालोगे, एक तो तुम स्टैट्स लगाओगे और साथ में तुम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है तो यहाँ पे आपके क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस जो है वो हो जाएगा। और लास्ट के अंदर आए आप क्या करोगे, कंक्लूजन लिखते हो, रिपोर्टिंग जिसको कहते हो, कंक्लूजन हो गया, समराइज चैप्टर हो गया, ऑल ऑफ दैट। तो अब आप देख लो कि जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं उसमें से सही क्या जा रहा है, पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर कह रहा है, फिर रिसर्च डिजाइन, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा एंड अराइविंग एट जनरलाइजेशन। बच्चे जब रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं तो उसके अंदर रिसर्च मेथड, सैम्पलिंग कैसे करनी है, सैम्पलिंग का पर्पज ही क्या है भैया, डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन आ गया और उसके बाद जनरलाइजेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी है, आप देख सकते हो इसमें से। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। स्टेटमेंट 1 है, इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन देन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। स्टेटमेंट 2 कह रही है, टाइप 2 एरर इज द सिचुएशन ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 पे आते हैं फिर से एक बारी, हिंदी के स्टूडेंट्स आप भी देख सकते हो। ओह गॉड, ये तो आंसर हिंदी था ही नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं, समझते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक, यानी कि आपने कोरिलेशन लगाया या आपने टी टेस्ट लगाया, एनोवा लगाया, ठीक है, जो भी लगाया, इट फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या होती है, जो आपकी ये लिमिट्स होती है। ठीक है, ये क्रिटिकल रीजन है, ये क्रिटिकल रीजन है। ये बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल्स इन। अब ये बहुत ज्यादा इंग्लिश, एज आई से, इज अ वेरी टीडियस एट द सेम टाइम वेरी फनी लैंग्वेज। अब ये कह रहा है फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन। यहां पे अब हमें ये नहीं पता कि भाई ये विद इन तो नहीं पूछ रहा, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, क्योंकि विद इन का मतलब क्या हुआ, विद इन का मतलब ये हुआ ये क्रिटिकल रीजन है, वो कह रहा है विद इन। इन क्या बोल रहा है यहां पे, अगर ये लिख देता या लिख देते आउटसाइड तो हमारे लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाती। आउटसाइड का मतलब ही यही है, क्रिटिकल रीजन से बाहर, यानी यहां। ठीक है, तो अगर आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो इसके बीच में आता है तो मतलब नल हो, नल हाइपोथेसिस। मेरे स्टूडेंट्स एजुकेशन वाले जानते हैं हाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। मतलब आपने कोई खास तीर, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो कोई खास नहीं आया। ठीक है, वो लिमिट्स जो है, वो जो टेबल वैल्यू जो होती है आपकी स्टैट्स की किताब में, उसके अंडर ही आया, उससे ज्यादा नहीं आया। इसलिए क्या है, हम नल को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आपका जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो ज्यादा आ गया है, क्रिटिकल की जो रीजन की लिमिट्स हैं उससे ज्यादा आ गया, यानी नल नहीं है, ताकत है, तो नल को क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे, और ऑल्टरनेट को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। मतलब दम है, तुमने जो डेटा जो इंटरप्रेट किया और जो वैल्यू आई वो तुम्हारे टेबल वैल्यू से बढ़ के वैल्यू आई है, और जब तुम्हारी वैल्यू टेबल वैल्यू से बढ़ के आएगी तो नल कैसे हो सकता है, नल रिजेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा ना, यहाँ पे मुझे इसकी स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, बट हम ये मान के चलते हैं कि चलिए ये बोल रहा है विद इन। ठीक है, अगर ये आउटसाइड बोलता तो शायद हम इसको डिफरेंट वे से इंटरप्रेट करते। तो इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉल्स विद इन द क्रिटिकल, सो व्हेन आई से विद इन मीन्स हियर, मतलब नल। नल क्या होगी, रिजेक्ट नहीं होगी, एक्सेप्ट होगी, कोई खास नहीं है, लिमिट से बाहर नहीं गई है वैल्यू।
स्टेटमेंट 2 कह रही है टाइप 2 एरर इज द सिचुएशन ऑफ रिजेक्टिंग हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स विच यू नो. इनफैक्ट 4 प्रकार की एरर्स होती हैं. जो टाइप 3 और टाइप 4 होती हैं वो डेरिवेशन होती है टाइप 1 की. ठीक है, मेन जो है वो 2 प्रकार की होती है. तो टाइप 1 एरर जो है वो कब होती है, ध्यान से इसको समझिएगा. टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ये दोनों एरर्स जो हैं ये किसको रिलेट करती हैं, इजी हो जाता है समझना, ये नल हाइपोथेसिस से रिलेट करती है. टाइप 1 एरर होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ इस एक्रोनिम से अपने स्टूडेंट्स को, 1RT, और टाइप 2 होती है 2AF. अब आपको ये पता चल गया कि दोनों एरर्स जो हैं वो किसको लेके हैं, नल हाइपोथेसिस को लेके हैं. तो टाइप 1 एरर को याद करने का क्या तरीका जो है वो होगा, यू आर रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस. यहां पे टाइप 2 यू आर एक्सेप्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस. ठीक है जी, चलो अब करते हैं. ये कह रहा है टाइप 2 एरर इज द सिचुएशन ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. भाई टाइप 1 में आप रिजेक्ट करते हो, टाइप 2 के अंदर तो आप एक्सेप्ट करते हो, है ना. टाइप 2 में तो आप एक्सेप्ट करोगे किसको, फॉल्स नल हाइपोथेसिस को. तो स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 भी गलत है. दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत होंगी. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. In conducting an empirical study, a researcher employs a non-parametric test for data analysis and finds that the statistics, यानी कि जो आपकी वैल्यू आई है वो सिग्निफिकेंट है 0.05 लेवल पे, तो क्या डिसीजंस जो है वो आप लोगे. सो स्टूडेंट्स, 0.05 लेवल और 0.01 लेवल मोस्ट कॉमन लेवल होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सोशल साइंस में. आई होप यू नो दैट. वो ये कह रहा है कि जो भी उसने स्टैट्स लगाया ना वो सिग्निफिकेंट है 0.05 लेवल पे. यानी कि आप टेबल वैल्यू जब खोल के देखते हो, वो बेशक कोई भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो, काई स्क्वायर हो, स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस हो, विल्कॉक्सन हो, जो भी हो, आपकी जो वैल्यू आई है वो टेबल वैल्यू से बढ़ के आई है 0.05 लेवल पे. यानी कि क्रिटिकल रीजन से आपकी बाहर आई है वैल्यू. तो जब आपकी सपोज ये 0.05 लेवल है, ठीक है, 0.05 लेवल से अगर आपकी वैल्यू बाहर आई है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है ना कि आपका नल नहीं होगा रिजेक्ट, राइट. अगर यहाँ पे आती है वैल्यू तो आपका नल एक्सेप्ट होता है. यानी अगर नल एक्सेप्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, उसी प्रकार से क्या होगा कि अगर आपका वैल्यू इधर आ गया या आपका वैल्यू ये जो क्रिटिकल रीजन है इससे बाहर आया, मतलब आपका ऑल्टरनेट एक्सेप्ट होगा. यानी कि आपके वैल्यू के अंदर दम है, वो आपके स्टैंडर्डाइज टेबल वैल्यू से ज्यादा है. और अगर ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो रहा है तो नल क्या होगा, रिजेक्ट होगा. सेम गोज हियर ऑल्सो, ऑल्टरनेट एक्सेप्ट होगा और ये रिजेक्ट होगा. हम मान के चल रहे हैं दोनों टेल की. तो अब ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही करोगे आप. रिजेक्ट करोगे नल हाइपोथेसिस को. सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है कि हमें ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ये जो ये वाला, इसमें आपकी वैल्यू फॉल कर रही है. तो ये कह रहे हैं स्टैटिस्टिक सिग्निफिकेंट है, तो क्या करोगे. हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, बिल्कुल सही. एक्सेप्ट करोगे नल हाइपोथेसिस को, नहीं. एक्सेप्ट करोगे ऑल्टरनेट को, हाँ, है ना. रिजेक्ट किया ना नल हाइपोथेसिस को, एक्सेप्ट किया, कीप द डिसीजन इन एबेंस, ऐसा तो नहीं होगा, हम डिसीजन लेंगे. रिजेक्टिंग द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस नहीं. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, कौन सी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी. यानी कि आपका डी आंसर जो है यहाँ पे सही होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च द रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स. स्टेटमेंट नंबर 2 है देयर इज नो नीड टू सेट अप हाइपोथेसिस इन एम्पिरिकल रिसर्च. यानी क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है, ऑब्जर्वेबल डेटा, उसके अंदर हाइपोथेसिस फ्रेम करने की आपको जरूरत नहीं है. तो आप इसको पढ़ो और आप बताओ कि क्या आपको आंसर लगता है. सो देखिए, in descriptive research the researcher has no control over the variables. तो
ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी एम्बिगुअस है, थोड़ी सब्जेक्टिव है, क्योंकि हर रिसर्च के अंदर अदर देन हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, एक रिसर्चर कोशिश करता है कंट्रोल लगाने की, ठीक है, बट पूरी तरह नहीं लग सकता कंट्रोल। याद रखिए, जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हो तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन ही एक ऐसा रिसर्च डिजाइन है जहां पे प्रॉपर कंट्रोल लगता है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर ना प्रॉपर कंट्रोल जो है वो नहीं लग पाता, तो हम इस स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ज्यादा कंट्रोल नहीं है, हम कोशिश तो करते हैं। कैसे कंट्रोल? अगर मुझे 9th क्लास के स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करनी है तो मैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स को लूंगी, तो थोड़ा सा कंट्रोल तो है ही, है ना, लेकिन पूरा नहीं होगा कि मुझे उनका आईक्यू भी चेक करना है, उनका फैमिली एनवायरनमेंट, ये सब मैं नहीं, डायमेंशन जो है, उनका हेल्थ भी ठीक होना चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, राइट, तो इसको हम सही मान सकते हैं। देयर इज नो नीड टू सेट अप हाइपोथेसिस। अरे नहीं भाई, इंपिरिकल रिसर्च में हाइपोथेसिस तो सेट करनी पड़ती है, तभी तो उसको टेस्ट करोगे डेटा को। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है नो नीड वाली, ये गलत है, और स्टेटमेंट बी को जो है हम सही मान सकते हैं। यानी क्या कह रही है कि वन स्टेटमेंट सही है, और जो ये वाला स्टेटमेंट है कि हाइपोथेसिस सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 is saying which type of validity is most important in an achievement test? कंटेंट, कॉन्करेंट, प्रिडिक्टिव या फिर कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो स्टूडेंट सबसे पहले रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो क्या होती है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी, जब भी आपको पता है ना, आप क्या करते हो, एक टूल बनाते हो या आप एक टेस्ट बनाते हो। क्यों बनाते हो टूल और टेस्ट? पहली बात तो स्टूडेंट्स किताबों से पढ़ लेते हैं और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है, कब लगती है। तो देखो बिल्कुल लॉजिक से समझो, रिलायबिलिटी वैलिडिटी मेनली लगती है आपके टूल्स और टेस्ट जब बनाते हो ना, आप क्वेश्चनर्स बना लिए, टेस्ट बना लिए, तो भाई सीधा थोड़ा ना कि प्रियंका मैम ने क्वेश्चनर बनाया आईक्यू के ऊपर तो भाई क्योंकि बना दिया तो वो लगेगा रिसर्च पे। नहीं, वो मैं बनाऊं या वो आप बनाओ, उसको हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करनी होती है। तो टूल टेस्ट की रिलायबिलिटी वैलिडिटी हम मेनली चेक करते हैं, अदर देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दे आर रिलेटेड टू रिसर्च। क्या होता है जब आप एक टूल और टेस्ट की रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करते हो, तो वो किसके थ्रू करते हो? पायलट स्टडी के थ्रू। पायलट स्टडी यानी कि फॉर एग्जांपल मैं 100 बच्चों के ऊपर अपना टेस्ट या स्केल जो है वो लगाऊंगी, तो ये मेरी पायलट स्टडी होगी। उन 100 स्टूडेंट्स के ऊपर जो उनके रिजल्ट आएंगे उनकी मैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करूंगी। यानी टेस्ट की रिलायबिलिटी क्या होती है? ये चेक करना कि जो मेरा क्वेश्चनर है क्या वो स्टेबल है, वैलिड, जो मेरा क्वेश्चनर है क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। एक यहाँ पे लाइन लिख लीजिए जो काफी बारी पूछी गई है, मेरे टाइम में तो पूछी जाती थी, कि एक वैलिड टेस्ट हमेशा रिलायबल होता है, और एक जरूरी नहीं है कि एक रिलायबल टेस्ट जो है वो हमेशा वैलिड हो। ठीक है, लाइन लिख लिया आपने। तो अब रिलायबिलिटी चेक करने के ना बहुत ज्यादा तरीके होते हैं, जिसके अंदर टेस्ट रीटेस्ट होती है, टेस्ट रीटेस्ट, ठीक है, एक ये होता है, एक ऑल्टरनेट जिसको पैरेलल फॉर्म कहते हैं वो होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है आपकी इंटर ऑब्जर्वर। इंटर ऑब्जर्वर में आप 2 लोग लेते हो या 2 से ज्यादा लोग लेते हो, सब्जेक्टिव फिनोमिना होता है और उसको चेक करना होता है। और एक क्या होता है? इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी के 2 तरीके होते हैं मेनली, एक होता है स्प्लिट हाफ, हमने कल किया था क्वेश्चन के अंदर लास्ट क्लास में, स्प्लिट हाफ, और एक होता है एवरेज इंटर आइटम, एवरेज इंटर आइटम, ठीक है। इस प्रकार से जो है रिलायबिलिटी चेक करते हो। जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी जो है वो आप चेक कर सकते हो डिफरेंट तरीकों से। वैलिडिटी में सबसे जो सुपरफिशियल लेवल के ऊपर आती है वैलिडिटी क्या है? एक्यूरेसी चेक करना। तो इसके ऊपर ज्यादा लिखा नहीं गया है, लेकिन वो होती है फेस वैलिडिटी, ठीक है। फेस वैलिडिटी से थोड़ी बेटर होती है कंटेंट वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी और कंटेंट के ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिक नहीं लगती, ये जजमेंट बेस्ड होती हैं। उसके बाद आती हैं डिफरेंट, जैसे कि क्राइटेरिया वैलिडिटी आ जाती है, ठीक है। क्राइटेरिया, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जो क्राइटेरिया वैलिडिटी है ना वो 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड होती है। क्राइटेरिया वैलिडिटी एक होती है कॉन्करेंट, जो प्रेजेंट रिलेटेड होती है कॉन्करेंट, और एक होती है प्रिडिक्टिव, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी अलग है, कॉन्करेंट अलग है, क्राइटेरिया अलग है, ये दोनों इसी के फिनोमिनन है। और साथ में एक लगती है कौन सी, कॉन्स्ट्रक्ट, और एक और भी होती है जो सबसे ज्यादा महान होती है, जो सबसे ज्यादा डिटेल्ड, जिसके अंदर स्टैट्स लगता है, वो होता है फैक्टोरियल। ऑलराइट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टेस्ट और रीटेस्ट रिलायबिलिटी मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था। एक टेस्ट बनाते हो, एक सैंपल पे 2 टाइम पे एडमिनिस्टर करते हो और फिर उनका रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कोरिलेशन देखते हो। पैरेलल फॉर्म में एक ही चीज को चेक करने के लिए 2 टेस्ट बनाते हो, एक सैंपल पे एडमिनिस्टर करते हो, एक टाइम पे उनका रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालते हो। इंटर ऑब्जर्वर में क्या होता है, जैसे कि सब्जेक्टिव फिनोमिना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डांस कंपटीशन हो गए या कम्युनिकेशन स्किल्स जैसी चीजें हो गई, ड्रामेटिक्स हो गए। तो आपने देखा होगा कि डांस कॉम्पिटिशन्स में भी 2-3 जज बिठाए होते हैं। वो क्या है, एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन वो एक जिसको कहते हैं लूज फिनोमिना है, जिससे आप समझ सकते हो क्यों एक जज पे निर्भर नहीं किया जा रहा, 3 के ऊपर किया जा रहा है। आप डांस को, सिंगिंग को, बिहेवियर को कैसे सही से नंबरों में तोलोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्टिव फिनोमिना को डिपेंडेंसी चेक करने के लिए आप यहाँ पे ऑब्जर्वर्स या जजमेंट वाले जो लोग हैं उनको बिठाते हो, ठीक है। इंटर ऑब्जर्वर जो होता है। इंटरनल कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि एक ही टेस्ट होता है और आप एक ही टाइम पे एक ही सैंपल पे उसको एडमिनिस्टर करते हो और आप उसे 2 तरीके से उसकी रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कोरिलेशन निकाल सकते हो। स्प्लिट हाफ में क्या हो गया, आपका जो टेस्ट है आपने उसको इजी टू डिफिकल्ट आइटम्स या फिर डिफिकल्ट टू इजी आइटम्स के अंदर जो है वो आपने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 आइटम्स हैं तो मैंने 10 क्वेश्चंस को इजी से डिफिकल्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इजी टू डिफिकल्ट में कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, ऑड और इवन का डिविजन करूंगी, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 9 यहाँ पे आ जाएगा बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या स्कोर रहा, 6 पे, 4 पे, 6 पे, 8 के ऊपर और 10 के ऊपर। और इनका जो है हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालते हैं, इसको स्प्लिट हाफ बोला जाता है। और एवरेज इंटर आइटम में क्या होता है कि अगर मेरे पास 10 क्वेश्चन हैं तो मैं हर क्वेश्चन का एक दूसरे के साथ क्या निकालूंगी, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालूंगी। देखो मेरे पास कितने सारे रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कोरिलेशन आ जाएंगे और उन सब का मैं क्या निकाल लूंगी, एवरेज। उन सब का मैं क्या निकाल लूंगी, एवरेज, या फिर जिसको मीन कहते हैं। और उससे क्या निकलेगी, एवरेज इंटर आइटम, ठीक है। अब बात करते हैं वैलिडिटी की। तो वैलिडिटी के ऊपर सबसे पहले जो है हम बात करते हैं फेस वैलिडिटी की। फेस वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना ये, तो हम फेस वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम पहले फेस वैलिडिटी जो है वो पढ़ते हैं। हाँ जी, तो फेस वैलिडिटी क्या है, सबसे ज्यादा सुपरफिशियल लेवल के ऊपर की जाने वाली वैलिडिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई टेस्ट बनाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर एक क्वेश्चनर बनाती हूँ। वैसे तो बने हुए हैं, लेकिन सपोज मेरे को शौक है कि मुझे मेरे नाम पे भी एक टेस्ट बना होना चाहिए, तो चलो मैं बना लेती हूँ। जस्ट बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस है, जस्ट बिकॉज मेरे पास डिग्रीज है, क्योंकि मैंने ये इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, क्या ये वैलिड होगा? वो बेशक मैं हूं या कोई भी महान रिसर्चर है, बहुत ज्यादा जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए उनको तो आप, जिनकी स्टैंडर्डाइज चीजें बन चुकी हैं उनको छोड़ दो। मैं हूं या कोई और है, इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाओ या किसी का बनाओ, आपकी डिग्री उसको स्टैंडर्डाइज नहीं करेगी, आपका एक्सपीरियंस उसको स्टैंडर्डाइज नहीं करेगा, अकेले का। इफ आई हैव मेड फॉर माई ओन सेल्फ, अगर मेरे पास समय नहीं है और मैं इतनी भी कोई खास रिसर्च नहीं करना चाहती, तो मैं क्या करूंगी कि मैं किसी साइकोलॉजी के एक्सपर्ट के पास या साइकोलॉजी का जो प्रोफेसर होगा उसके पास जाती हूँ, ठीक है। यहाँ इमोशनल साइकोलॉजी का प्रोफेसर हो गया, वो पढ़ाता है ये सब, और मैं उसको कहती हूँ कि सर या मैम प्लीज़ जो मैंने टेस्ट बनाया ना इसको चेक कर लो, क्या ये वैलिड है, क्या इसके अंदर सारे क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस वाले हैं। और वो खैर बहुत बिजी प्रोफेसर है, वो एक ग्लैंस देता है, एक शक्ल देखता है और शक्ल के बेसिस के ऊपर जजमेंट देता है, इसीलिए इसको फेस वैलिडिटी कहता है। जैसे हम लोगों को फेस पे देख के उनके बारे में जजमेंट्स बना लेते हैं ना, तो ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स ने बस एक ग्लैंस दिया और उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हटा दो, ये सही नहीं है, इसको रिमूव कर दो, बाकी सब सही है। फेस वैलिडिटी जजमेंट बेस्ड जो है वो होती है। इसके बाद जो आती है वो आती है कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है। अब कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है? सपोज स्टूडेंट्स, मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो पढ़ाया, ठीक है। अब मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ और फिर मैं आपका टेस्ट लेती हूँ। मैं रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाया और उससे मुझे आपका अचीवमेंट टेस्ट जो है वो निकालना है।
सो सपोज मैंने टेस्ट बनाया एंड आई वांट टू इंश्योर कि वो टेस्ट सही है, वो एक्यूरेट है, तो हो सकता है मैं किसी अपने एक्सपर्ट के पास जाऊं और मैं बोलूं कि सर प्लीज आप चेक कर लो, या मैम प्लीज चेक कर लो आप कि क्या ये जो टेस्ट मैंने बनाया है ये वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे ओके प्रियंका हमें ये बताओ कि तुमने कौन सा सिलेबस पढ़ाया, तुमने सिलेबस में से कौन से टॉपिक पढ़ाए, और फिर वो टेस्ट मेरे हाथ से ले लेंगे और उसके बाद वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैच करेंगे कि क्या ये सिलेबस से मैच करते हैं, क्या टॉपिक से। सपोज ये नहीं करता तो बोलेंगे इसको हटा दो, ठीक है, इसको रख लो, इसको नहीं। तो थोड़ा सा डिटेल्ड होता है, ठीक है, कंटेंट वैलिडिटी थोड़ा सा डिटेल्ड होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, आपको टीचर ने कुछ पढ़ाया और उससे रिलेटेड टेस्ट जो है वो लिया, तो यहाँ पे आप कंटेंट चूज करते हो, अचीवमेंट के अंदर कंटेंट करोगे। मैं आपको बाकी समझा देती हूँ। कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या होती है? एज आई टोल्ड यू कि कॉन्करेंट वैलिडिटी और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी किसका टाइप है? क्राइटेरिया वैलिडिटी का टाइप है, ठीक है। चलो, इमोशनल इंटेलिजेंस का मैंने सपोज बनाया स्केल और मैं कहती हूँ कि चलो इसको ना मुझे फेस वैलिडिटी पे चेक नहीं कराना है, मैं इसको एक्चुअली मैं थोड़ा स्ट्रांगली चेक करना चाहती हूँ, मैं इसको थोड़े स्टैंडर्डाइज स्केल के साथ चेक करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि मैंने जो स्केल बनाया है ना, ये मेरा फ्रेम्ड स्केल है, ये मैंने बनाया इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया था गोलमैन ने, है ना, सैलोवे मायर ने उनको इंट्रोड्यूस किया था ईआई को, बट काम किया गोलमैन ने। और डेनियल गोलमैन का जो स्केल है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो गोलमैन का जो स्केल है मैं वो लेती हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस का, और बच्चों के एडमिनिस्टर करते हैं और फिर इसकी वैलिडिटी मैं इसके साथ क्या कर लेती हूँ, चेक करती हूँ। गोलमैन का तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है ना, स्टैंडर्डाइज, और मैंने बनाया, तो व्हेन आई चेक द वैलिडिटी ऑफ बोथ ऑफ दीज, तो दिस विल बी कॉन्करेंट, यानी कि मैं प्रेजेंट के सीन में इसको इस्तेमाल कर लूंगी, कॉन्करेंट। अब ये क्राइटेरिया है ना, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, मैंने आपको क्राइटेरिया बताया क्या होता है, प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, राइट। सो यहाँ पे गोलमैन का ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है। प्रिडिक्टिव क्या होती है? जैसे स्टूडेंट्स आपका ये एग्जाम होता है ना, नीट का एग्जाम हो गया, कैट का एग्जाम हो गया, एसएसबी के एग्जाम हो गए, है ना, नेट का एग्जाम हो गया, ये क्या है? ये आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं, ये फ्यूचर रिलेटेड है कि आप जाके, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, फ्यूचर रिलेटेड है। क्यों आपसे रिसर्च एप्टीट्यूड चेक किया जा रहा है? क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन में हो तो रिसर्च आपका एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है। क्या आपको रिसर्च का एप्टीट्यूड है या नहीं है, वो चेक करने के लिए ये यूनिट आपके सिलेबस के अंदर है। क्या चेक करना है? फ्यूचर। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी एक प्रोफेशन में। नीट का देखते हैं कि डॉक्टरी का नॉलेज है या नहीं है, कैसा वो अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो उसके टेस्ट से स्टैब्लिश जो स्केल्स बनते हैं वो आपकी प्रिडिक्टिव बिहेवियर, प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, उसको प्रिडिक्टिव वैलिडिटी जो है वो कहते हैं। अब कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? कॉन्स्ट्रक्ट क्या होता है? सिंपल बोलूं तो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। क्या होगा ये? एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है जिसको कि आप बिल्कुल इजी वे में नहीं कर सकते मेजर। जैसे कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल मेंटल हेल्थ की बात करते हैं हम, ठीक है। अब ना सबसे पहले कि कोई ऐसा कोई रूल नहीं होता है, कभी कभी ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैम हमने ये पर्टिकुलर वेरिएबल लिया, क्या मैं इस पर फेस वैलिडिटी लगाऊं, कंटेंट लगाऊं, कॉन्स्ट्रक्ट लगाऊं? देखो, एक रिसर्चर स्पेशली जब कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी लगाता है तो उसके ऊपर होता है, वो इसको किसी और वैलिडिटी के साथ भी, जैसे फॉर एग्जांपल क्राइटेरिया रिलेटेड भी चेक कर सकता है, ठीक है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक रिसर्चर का फर्ज बनता है कि जो उसने कॉन्सेप्ट पकड़ा है वो वाकई में अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो अच्छी रिसर्च करने के लिए उसके ऊपर फैक्टोरियल वैलिडिटी या फिर कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है वो लगाए। फैक्टोरियल वैलिडिटी क्या है? उसके अंदर वो कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी का भी आगे वाला स्टेप है। कॉन्स्ट्रक्ट की बात करते हैं तो कॉन्स्ट्रक्ट यानी कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, जैसे कि मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ को लोग सोचते हैं कि चलो ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, ऊपर ऊपर के लेवल से क्वेश्चन पूछ लो। मैंने फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ के ऊपर क्वेश्चनर बनाया और किसी एक्सपर्ट के पास जाती हूँ, बोलती हूँ सर चेक कर दो फेस वैलिडिटी, वो कहता है साइकोलॉजिस्ट हाँ ठीक है फेस वैलिडिटी। यही अगर मैं कोई अच्छी रिसर्चर होंगी तो मैं बोलूँगी नहीं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। कोई डायरेक्टली थोड़ी ना किसी से पूछेगा तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही है, क्या तुमको डिप्रेशन है,
ऐसे क्वेश्चन सही नहीं है। आपको बहुत तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को पूछना होता है। मेंटल हेल्थ को आप जानोगे कैसे? आप जानोगे सबसे पहले उनके हेल्थ से, आप जानोगे उनके बिहेवियर से, आप जानोगे उनके रिलेशन से, घर में कैसे रिलेशन है। आप ऐसे क्वेश्चंस बनाओगे, आप ऐसे क्वेश्चंस बनाओगे कि उनको कौन से इन्वायरमेंट में रहना पसंद है, क्या उनको बाहर जाना पसंद है या नहीं, क्या उनको बाहर रोम करना पसंद है या नहीं, क्या उनको लोगों से बात करनी पसंद है या नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट जिसको कहते हैं डायमेंशंस, है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो बनाओगे इन डेप्थ। इसको बोला जाता है कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। फॉर एग्जांपल आपकी जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी के ऊपर भी अगर आप कोई स्केल बनाते हो तो पर्सनालिटी भी एक कॉन्स्ट्रक्ट है ना, पर्सनालिटी भी एक कॉन्स्ट्रक्ट है, क्योंकि पर्सनालिटी के अंदर कई लोग जो हैं वो आपका बिहेवियर देखते हैं, ठीक है, कई लोग हैं जो आपका फिजिकल पर्सनालिटी जो है वो देखते हैं, कई लोग इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स में भी वो आपके टेक्निकल स्किल्स या हार्ड स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स चेक करेंगे, राइट। पर्सनालिटी के अंदर वो देखेंगे कि आप किस तरह लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो। तो ये इंटरैक्शन, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, फिजिकल पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, ये क्या है? ये कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। ये क्या है? इंडिकेटर्स हैं। ऑलवेज रिमेंबर दे आर व्हाट? दे आर कॉन्स्ट्रक्ट्स और दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ऑफ द कॉन्स्ट्रक्ट। इन फैक्ट कॉन्स्ट्रक्ट क्या होगा? पर्सनैलिटी, और ये क्या है? इंडिकेटर्स ऑफ द कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है स्टूडेंट, आपको अब समझ में आ गया? तो कभी भी अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और उसकी आपको एक्यूरेसी चेक करनी है टेस्ट की, तो आप उस पर कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी लगाओगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The use of different research methods to cross-examine the validity of data is known as catalytic validity, longitudinal research, triangulation, yes, construct validity, no. जब मुझे डेटा लेना है, एक पर्टिकुलर वेरिएबल है या एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा डेटा लेना है, सपोज क्वालिटेटिव डेटा लेना है, राइट। तो क्वालिटेटिव डेटा जब भी आप लेते हो ना, वैलिडिटी का इशू हो जाता है ऑलवेज, ठीक है। तो जब भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव डेटा है तो आप उसको इंश्योर करना चाहते हो कि वो डेटा आपको सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं। तो आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर या एक टूल के ऊपर डिपेंड नहीं करते हो, आप डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल किसी सोसाइटी के ऊपर ही स्टडी करनी है, ठीक है। हो सकता है मैं कोई क्वेश्चनर का इस्तेमाल करूं, ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ पे इंटरव्यू टेक्निक इस्तेमाल करूं, हो सकता है मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल करूं। टेक्निक्स है ना ये। क्यों कर रही हूँ मैं इतनी? अगर मैं बिल्कुल सिंपल रिसर्चर हूँ या कुछ मुझे जल्दी करना है, मैं तो सिर्फ क्वेश्चनर से काम चला लूँगी। लेकिन मुझे इंश्योर करना है कि जो मैंने डेटा से किया है, इफ आई एम अ गुड रिसर्चर आई विल इंश्योर कि जब भी सब्जेक्टिव डेटा है तो एक तरीके से लिया हुआ डेटा, दूसरे तरीके से लिया हुआ डेटा, अगर ये सब डेटा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मतलब डिफरेंट मेथड्स ऑफ टूल्स या टेस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब मैंने सही डेटा कलेक्ट किया है। और ऐसी टेक्निक जहां पे दो या दो से अधिक मेथड से डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको ट्रायंगुलेशन कहते हैं। ट्रायंगुलेशन क्यों किया जाता है? ताकि आप क्रॉस एग्जामिन कर पाओ, आप चेक कर पाओ कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो सही है या नहीं है। अलग अलग किसी को क्वेश्चनर देते हो वो कुछ अलग जवाब देता है, अगर आप उससे कुछ इंटरव्यू पे पूछोगे वो हो सकता है कुछ और जवाब दे। आप ऑब्जर्व कर रहे हो लोगों को तो वो किसी और प्रकार से उनका नेचुरलिस्टिक बिहेवियर आ सकता है। होते हैं कि नहीं? कई लोग क्वेश्चनर दोगे तो सब अच्छा अच्छा लिखेंगे, इंटरव्यू दोगे तो सब अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन जब तुम उन्हें दूर से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें रियलिटी पता चलेगी, राइट। तो जब तुम सब्जेक्टिव बिहेवियर फिनोमेना मेजर करते हो, चेक करते हो, तो यहाँ पे ट्रायंगुलेशन आपको मदद करती है सही डेटा को वेरीफाई या क्रॉस वैलिडेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। Which among the following are the names for validity where the researcher uses a future criteria measure rather than a contemporary one? तो बहुत सिंपल है, प्रिडिक्टिव है ना, फ्यूचर क्राइटेरिया की बात की जा रही है तो प्रिडिक्टिव होगा। अभी हमने किया कॉन्करेंट और प्रिडिक्टिव किसके हैं? क्राइटेरिया के, ठीक है। और अगर आप फ्यूचर रिलेटेड बात कर रहे हो तो यहाँ पर प्रिडिक्टिव आएगी। कॉन्स्ट्रक्ट, कॉन्करेंट, कॉन्वर्जेंट क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर भी अगर डाउट होगा स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर।
Coming to question number 9, which of the following reliability measures the consistency of results when you repeat the same test? एक ही टेस्ट है और एक ही सैंपल है, ठीक है, और डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आप चेक कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको पता है टेस्ट रीटेस्ट के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। पैरेलल फॉर्म के अंदर 2 टेस्ट होते हैं, एक ही टाइम एक ही सैंपल। इंटरनल कंसिस्टेंसी में एक टेस्ट एक ही सैंपल एक ही टाइम। इंटरेटर में 2 से ज्यादा ऑब्जर्वर्स। और टेस्ट रीटेस्ट के अंदर क्या होता है, एक टेस्ट होता है और आप सेम सैंपल को 2 बारी टेस्ट जो है वो करते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, reliability of an achievement test cannot be negative. Number 2, correlation coefficient cannot be negative. Now, reliability of an achievement test cannot be negative. For example, research के ऊपर ही मुझे आपका एक टेस्ट बनाना है, तो सभी क्वेश्चंस रिसर्च रिलेटेड ही होंगे ना। तो अगर सभी क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से रिलेट करते हैं तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कोरिलेशन कभी भी नेगेटिव तो नहीं होता। कल भी किया था हमने लास्ट क्लास में, 0 से लेके 1 में होता है। और मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है दैट कैन बी नेगेटिव, इट कैन गो फ्रॉम -1 टू +1। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी 2 वेरिएबल्स का आपस में कैसा रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रिलायबिलिटी की बात नहीं की जा रही, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट इज अबाउट अ टेस्ट, बट व्हेन आई टॉक अबाउट कोरिलेशन कोफिशिएंट, इट इज 2 वेरिएबल्स, उनका आपस में कैसा रिजल्ट है, कैसा रिलेशन है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आपका कोई कजन है, उसके साथ हो सकता है आपका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिलेशन हो, और यही कोई रिश्तेदार है जिसको आप देखना नहीं चाहते, नेगेटिव। Are you getting it? तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है, वो -1 टू +1 जाता है। रिलायबिलिटी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है और कोरिलेशन कोफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। Which of the following is not a common element of research proposal and research report? Now students, what is research proposal? Research proposal is a blueprint, ठीक है। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको जो रिसर्च डिजाइन है उसको ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी बोला था, जो कैरिड आउट होगी। रिसर्च प्रपोजल होता है ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ यू विल कैरी फॉरवर्ड या फिर डू, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड योर रिसर्च। तो रिसर्च प्रपोजल हमेशा क्या होगा, ये मैं करना चाहती हूं, फ्यूचर रिलेटेड। रिसर्च प्रपोजल जब भी लिखोगे शॉर्ट होता है, 5-6 पेजेस में होता है, कहीं पे 20-25 पेज का भी होता है, मोस्टली 4 to 5 पेजेस में रैप अप कर देते हैं। आजकल तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी जो है वो ले रहे हैं। तो ये फ्यूचर रिलेटेड होता है। और रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, ये होती है पास्ट ओरिएंटेड। मतलब आपने रिसर्च कर ली, पास्ट ओरिएंटेड, और अब आप क्या बोल रहे हो, मैंने क्या किया था उसकी आप समरी दे रहे हो, कंक्लूजन दे रहे हो। तो यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग समरी ऑफ द रिसर्च दैट यू हैव कंडक्टेड। अब ये ना दोनों क्या होते हैं, कॉन्डेंस्ड फॉर्म होते हैं। ये आपकी थीसिस नहीं है, ये आपकी डिसर्टेशन नहीं है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पते की बात जो है वो करनी है। तो ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी रिसर्च लिखने के लिए। वो बेशक रिसर्च थीसिस हो, डिसर्टेशन हो, प्रपोजल हो, रिपोर्ट हो। ऑब्जेक्टिव मतलब आप क्या करना चाहते हो, हाइपोथेसिस यहाँ पे आप रिसर्च क्वेश्चंस भी मान के चल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीकेशंस फॉर फर्दर रिसर्च, इम्प्लीकेशंस ऐसी रिसर्च को आगे कैसे बढ़ा सकते हो या लगा सकते हो, ठीक है। रेफरेंसेस टू द प्रीवियस रिसर्चेस, आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर आई एम श्योर लिया होगा, आप लेते ही हो जब आप लिखते हो, है ना, रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च रिपोर्ट, बताते हो कि आपने कौन कौन से लोगों का आपने रेफरेंस लिया है, कौन से डेटा का इस्तेमाल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये तो रिसर्च एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे, इम्प्लीकेशंस फॉर फर्दर रिसर्च तो है ये आप अपनी डिसर्टेशन या अपने थीसिस के अंदर जो है वो लिखते हो, ठीक है। ये रिसर्च कैसे कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, प्रपोजल में तो नहीं लिखोगे, प्रपोजल में तो आपको अभी प्रेजेंट रिसर्च के बारे में ही कहना है। तो इम्प्लीकेशंस जो है वो आप अपनी थीसिस में, डिसर्टेशन के अंदर जो है वो लिखते हो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The scope and potential for controversy is relatively more in terms of application of ICT and research ethics in which of the following research steps? ये कह रहे हैं आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, वो थीसिस राइटिंग हो, डिसर्टेशन हो, रिसर्च प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, रिसर्च आर्टिकल ही हो, कुछ भी हो, आप रिसर्च कर रहे हो और आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, आईसीटी का।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करूँ, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, जो भी डेटा है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, यहाँ से मैं हेल्प ले रही हूँ अपने रिसर्च के लिए। तो सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्शियल वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, बट क्योंकि इन्होंने सब्जेक्टिव बनाया, मतलब कि सबसे ज्यादा मैन्युपुलेशन कहाँ हो सकती है, सबसे ज्यादा गड़बड़ कहाँ हो सकती है इन डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड वेरिएबल्स। नहीं, अगर मैं कुछ स्टडी करना चाहती हूँ, किसी और रिसर्चर ने भी कुछ स्टडी किया है, लेकिन उसको मैं अपने डेमोग्राफी में, अपने एरिया में स्टडी करना चाहती हूँ, तो दैट विल नॉट कम अंडर, दैट विल नॉट बी अ कंट्रोवर्सी, राइट? इफ यू वांट टू स्टडी, यू कैन स्टडी ऑन एनी सब्जेक्ट, राइट? प्रोवाइडेड आपके पास कोई अच्छा रीजन है। तो यहाँ पे तो नहीं होता। इन डिसाइडिंग रिसर्च डिजाइन एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर, अरे भाई सैम्पलिंग के प्री ऑलरेडी डिफाइंड जो है वो क्या है, मेथड्स हैं। तो अब ये तो नहीं है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे, रैंडम सैम्पलिंग पे भाई मैं अपना अधिकार पेटेंट करा लूँ, सिर्फ मैं ही यूज करूंगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो सैम्पलिंग प्रोसीजर वही है, गिने चुने उसी में से इस्तेमाल करना है, तो भाई यहाँ पे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। रिसर्च डिजाइन भी गिने चुने ही है, ठीक है। इन मेकिंग यूज ऑफ पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक स्टैट्स, अगर भाई तुम्हारा जो डेटा है वो इंटरवल स्केल के ऊपर है, आपका रेशियो स्केल के ऊपर डेटा है, नॉर्मल है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करोगे, वो भी गिने चुने हैं, किसी का पेटेंट तो है नहीं, सब इस्तेमाल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर, टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। इन डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग रिसर्च, ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा खतरनाक इसको मैं मानती हूँ यहाँ पे, और इसका आंसर भी यही है। इन डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट। कल को आप लोग JRF बनोगे, सीनियर रिसर्च आप फेलोज बनोगे, तो गाइड आपके पीछे नहीं जाएगा। गवर्नमेंट आपको जो पैसा दे रही है वो ये मान के दे रही है कि आप सही से रिसर्च करोगे। तो क्या होता है रियल लाइफ में, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आई माई सेल्फ हैव सीन सो मेनी रिसर्च स्कॉलर्स डूइंग दिस, कि वो क्या करते हैं, वो फॉल्स डेटा जो है वो ले लेते हैं। 600 लोगों का डेटा लिख दिया है, लेकिन वो हो सकता है 100 लोगों से ही डेटा लें और उसको वो इंटू 6 कर दें, राइट? तो कई लोग होते हैं जो डेटा लेते ही नहीं है। कई इतने आई वुड से क्रेजी, या जिनको कहते हैं जिनका माइंड बॉन्कर्स होता है, वो क्या करते हैं ना, उन्होंने अगर सपोज हाइपोथेसिस बना ली, कई इतने क्रेजी पीपल होते हैं, आई एम टेलिंग यू, अगर उन्होंने नल हाइपोथेसिस बना ली और उन्होंने डेटा भी एक्चुअली में सही, फॉर एग्जाम्पल सही सैम्पलिंग, सही डेटा कलेक्ट किया है, और वो ये देखते हैं कि भाई हमने तो बनाई थी नल हाइपोथेसिस, लेकिन नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो रही है। तो ये लोग क्या करते हैं, सो क्रेजी पीपल, ये अपने दिल पे ले लेते हैं, ये अपनी एरोगेंस उस पर आ जाते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, हमने अगर नल बनाई है तो नल को तो हम क्या करवाएंगे, एक्सेप्ट करवाएंगे। तो नल अगर एक्सेप्ट होनी है तो हम क्या करेंगे, जो डेटा हमने लिया है, चलो एक्सेल शीट में, SPSS में उसको चेंज कर दो, ताकि भाई नल हमारी एक्सेप्ट हो जाए। रिसर्च रिजल्ट्स जब लिखने होते हैं तो ऑब्वियसली जब आप डेटा एनालाइज गलत तरीके से कर रहे हो, या आपने डेटा कलेक्ट नहीं किया, आप उसको आपने मैन्युपुलेट किया है डेटा को, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट जो है वो खराब होगा। तो ये जो स्टेप होता है, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, सबसे ज्यादा मैन्युपुलेटिव स्टेप हो सकता है। एंड मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल को जब आप PhD करोगे, सो फॉर हेवन सेक बी अ गुड रिसर्चर। इफ द गवर्नमेंट इज फंडिंग यू, दे आर फंडिंग यू बिकॉज दे हैव बिलीव दैट यू विल फॉलो द रिसर्च एथिक्स। किसी का भी डेटा यूज करो, उसको क्रेडिट दो, और जो डेटा है कलेक्ट, उसको सही ढंग से करो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द की डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस इज व्हाट? अब बिब्लियोग्राफी क्या होती है, अगर मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताऊं, मैंने अपनी रिसर्च की ना, तो बिल्कुल सरल भाषा में बता रही हूँ ताकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी समझ पाएं। तो अगर मैंने अपनी रिसर्च की, उसके अंदर मैंने किसी किताब का भी डेटा लिया, मैंने किसी के रिसर्च आर्टिकल का भी लिया, न्यूज़पेपर का भी लिया, इंटरव्यू ली, उसका भी डेटा लिया, रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर, डिसर्टेशन, थीसिस, इन सब से डेटा लिया, ठीक है। और मैं ये सब अपनी लिखती हूँ, अपने थीसिस में लिखती हूँ कि भाई मैंने इस न्यूज़पेपर से भी डेटा लिया, उसको प्रॉपर रेफरेंसिंग से, रेफरेंसिंग व्हेन आई से साइटिंग, ओके, डोंट अब यहाँ पे इसको रेफरेंसेस के साथ तुम कंफ्यूज कर लो, नहीं, उसको साइट किया मैंने सबको, इसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। और रेफरेंसेस किसको कहते हो, जिसमें तुम सिर्फ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा जो है वो डालोगे, नो बुक्स, जिसको सेकंड बोलते हैं, सेकंड इन्फॉर्मेशन। रिसर्च आर्टिकल्स लिखो, रिसर्च पेपर्स को मेंशन कर सकते हो, डिसर्टेशन, थीसिस, पब्लिश्ड आर्टिकल्स, इन सबको तुम मेंशन जो है वो करते हो, यानी रियल साइटेशंस, रियल साइटेशंस को जो है तुम मेंशन करते हो। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा वो होता है रेफरेंसेस। अब वो कह रहा है बताओ क्या की डिफरेंस है इन दोनों में। दे बोथ शुड बी लिस्टेड सेपरेटली टू शो द रिगर ऑफ द स्टडी। अब
यहां पे पूछा है कि डिफरेंस क्या है। ये स्टेटमेंट कह रही है कि दोनों को लिस्ट करो प्रॉपर, तो तुम्हें लगता है ये स्टेटमेंट क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड है? अरे भाई वो तो डिफरेंस पूछ रहा है। देखो एग्जामिनर जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है माशाल्लाह पूछ रहे हैं कि डिफरेंस, और यहाँ पे ओपिनियन दे रहे हैं कि दोनों को लिस्ट किया जाना चाहिए। मीनवाइल कई हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको बोला जाता है कि रेफरेंस अलग बनाओ, बिब्लियोग्राफी अलग बनाओ, विच आई डोंट फाइंड एनी, उसके पीछे मुझे कोई अच्छा रीज़न नहीं लगता है। बट चलिए, दिस इज़ नॉट मैचिंग विद दिस, दे आर इंटरचेंजेबल टर्म्स, बिल्कुल भी नहीं। The latter includes all readings, whereas the former includes the cited one. अब former क्या होती है? पहले वाली। latter होती है लेटेस्ट वाली। ठीक है, उसी प्रकार से बताती हूँ। जैसे former हो गया, former और जो ये वर्ड होता है अंग्रेजी का later, इसका मतलब होता है पहला, और जब latter इस्तेमाल कर दिया, डबल टी यूज कर दिया, मतलब कि लेटेस्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो बिब्लियोग्राफी है वो क्या कर रही है? फॉर्मर यानी पहले वाली क्या कर रही है? उसके अंदर सारे के सारे साइटेड वंस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस ही हैं, और ये जो लैटर है यानी कि जो रेफरेंसेस है उसके अंदर सभी रीडिंग्स है। गलत स्टेटमेंट, क्योंकि जो फॉर्मर है, जो पहले वाली बिब्लियोग्राफी है, उसके अंदर सभी रीडिंग्स आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला किताब, इंटरव्यूज, न्यूज़पेपर, कहीं से भी मैंने डेटा लिया है, रिसर्च आर्टिकल्स, व्हाटएवर, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होंगी। और लैटर यानी रेफरेंसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइटेशंस या फिर साइटेड वंस जैसे कि आर्टिकल्स, डिसर्टेशन, थीसिस जो है वो मेंशन होंगी। तो ये सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following sequences correctly represents the step of research using a quantitative paradigm? So my dear students, you know that we did a similar question and I explained to you what are the basic steps of the research. यहाँ पे इन्होंने limited steps दिए हैं और आपको उसको sequence में लगाना है। Hypothesis frame करना, hypothesis test करना, conclude करना, report करना, ठीक है। Establishing a research problem, hypothesis framing, hypothesis testing, generalization, conclusions and implications of the रिजल्ट्स। सी है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सैंपल सिलेक्शन, डिजाइन फ्रेम करना और फील्ड वर्क करना। उसके बाद कह रहा है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडी, सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ना यहाँ पे कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। हाइपोथेसिस फ्रेम कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो, रिपोर्ट सही है। इस्टेब्लिशिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस भी फ्रेम कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, जनरलाइज कर रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो, इम्प्लीकेटेड, बिल्कुल सही। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो, सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो, रिसर्च डिजाइन, फील्ड वर्क, ठीक है भाई, वैसे ही इसके अंदर आता है। चलो, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, सर्वे कर रहे हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी सैम्पलिंग कर रहे हो, उसके बाद डेटा कलेक्शन कर रहे हो, डेटा एनालिसिस, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। सो ऐसे केस में आप क्या करो? ऐसे केस में आप वो फाइंड आउट करो जिसके अंदर ज्यादा स्टेप्स है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी यहाँ पे रिसर्च स्टेटमेंट भी लिख दी, हाइपोथेसिस भी लिख दी, टेस्टिंग भी लिख दी, जनरलाइजेशन, कंक्लूजन और इम्प्लीकेशन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A researcher uses t-test to compare two means based on independent samples and found the t-value to be significant at 0.05 level. This means that what? Chances are 5 out of 100 that the difference between mean has occurred due to sampling error. Changes are 95. In fact, chances होना चाहिए. Chances are that 95 out of 100 times the difference between mean has occurred due to sampling errors. If experiment is repeated 100 times, it would give the obtained result only 5 times. If the experiment is repeated 5 times, it would give the same result. तो चलो, पहले हम जानते हैं कि टी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, है ना, क्योंकि टी टेस्ट के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले बेटा टी टेस्ट क्या है? जब आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में इसमें मेल स्टूडेंट्स भी होंगे, फीमेल स्टूडेंट्स भी होंगे, मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि मेल्स इंटेलिजेंट है या फीमेल्स, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, आपको एक टेस्ट देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं लड़कों का मीन निकाल लेती हूँ और लड़कियों का मीन निकाल लेती हूँ, और डिफरेंस आता है। सपोज मान के चलते हैं लड़कियों का मीन जो है वो ज़्यादा आता है, बॉयज़ खफा मत होना, एजम्पशन है। सपोज लड़कियों का मीन जो है वो ज़्यादा आता है, तो मैं ये क्या मान के चलूँ कि लड़कियाँ इंटेलिजेंट है? नहीं, मुझे उस वैल्यू को चेक करना पड़ेगा टेबल वैल्यू के साथ। किसकी टेबल वैल्यू? टी की टेबल वैल्यू, जो स्टैटिस्टिशियंस ने ऑलरेडी स्टैट्स के टेबल्स के अंदर दी हुई है। अगर मेरी वैल्यू उस वैल्यू से ज़्यादा आती है, मतलब लड़कियां इंटेलिजेंट हुई।
अगर हमारा जो डिफरेंस जो है उस टेबल वैल्यू से कम आता है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दे हैव ऑलमोस्ट द सेम, जिसको कहते हैं अचीवमेंट, उनका जो मार्क्स जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब वो कह रहा है कि टी वैल्यू टू बी सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल। तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू एक और चीज, जो क्रिटिकल वैल्यू है टी की 0.05 लेवल पे कभी कभी पूछी जा सकती है, वो होती है 1.96। अगर याद करना है तो याद कर लीजिए, बिकॉज द वे एनटीए इज गोइंग दे कैन आस्क। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि उसने क्या किया, दो मीन्स, टी टेस्ट में क्या करते हैं अभी आपको मैंने बताया, दो मीन्स है उनको आप कंपेयर करते हो, और उसने फाइंड आउट किया कि टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, यानी जो भी उसकी वैल्यू है वो 1.96 से बड़ी है। या फिर जब आप 0.055 लेवल कह रहे हो, आपकी जो भी वैल्यू है, आपने जो वैल्यू यानी कंप्यूटेड वैल्यू जो है वो आपकी बड़ी है किससे, टेबल वैल्यू से बड़ी है। हो सकता है आपकी वैल्यू जो है वो 2 आए, तो 2 जो है वो बड़ा है ना 1.96 से, एजम्पशन है ये। तो वो क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, आपको पता है जब 0.05 लेवल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको आप 95% लेवल कॉन्फिडेंस भी कहते हो। 95% कॉन्फिडेंस लेवल इसको बोला जाता है। When I say 95% कॉन्फिडेंस लेवल, इसका मतलब क्या है कि तुम मेरा एक्सपेरिमेंट या तुम मेरी रिसर्च 100 बारी करोगे तो 95 टाइम्स मैं सही आऊंगी। क्या, अगर तुम मेरे एक्सपेरिमेंट को या रिसर्च को 100 बारी करते हो ना, तो 95 टाइम्स मेरा रिजल्ट सही आएगा, 5 टाइम जो है मैं एरर कर सकती हूं या एरर आ सकता है। उसी तरह 0.01 लेवल सिग्निफिकेंस पे जब आप टेस्ट करते हो तो आप कहते हो कि तुम मेरा एक्सपेरिमेंट 100 बारी करो, 99 टाइम्स मेरा सही होगा, 1% एरर का चांस हो सकता है। तो यहां पे 0.05 की बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, चांस क्या है कि 5 आउट ऑफ 100 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन मीन हैज अकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर। यानी यही कह रहा है कि तुम मेरा 100 बारी करो, 5 टाइम्स जो है वो एरर आ सकता है। ठीक है भाई, गलत तो नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चांसेस आर दैट 95 आउट ऑफ 100 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन मीन हैज अकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर। मतलब पूछो ही मत कि तुम मेरा रिसर्च करो 100 बारी और 95 टाइम्स तो मैं गलत आऊंगा, तो ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल गलत हो गया। अब वो कह रहा है इफ एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 100 टाइम्स इट वुड गिव द ऑब्टेन रिजल्ट ओनली 5 टाइम्स। ये इसी का ही भाई है, ये दोनों भाई भाई हैं, सेम चीज बोल रहे हैं। इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स इट वुड गिव द सेम रिजल्ट। तो ठीक है ना, समझ गए आप लोग कि 100 बारी अगर आप करते हो तो जो मेरा रिजल्ट है वो 95 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स एरर आ सकता है। हाँ जी, अब क्या बच्चे, अ रिसर्चर यूजेस टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट ऑन द सेम डेटा obtained from two groups. The functional relationship between values of T and F is what? अब ये F टेस्ट क्या है बेटा, F टेस्ट इज एनोवा। F क्या होता है, एनोवा। अब आप बोलोगे कि मैम एनोवा क्या है, जहां पे जो टी टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप्स को के मीन को टेस्ट करता है कि उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। आप क्या करोगे अगर आपके पास 3 ग्रुप्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मेल स्टूडेंट्स का है, फीमेल स्टूडेंट्स का डिफरेंस अगर मुझे देखना है तो मैं टी टेस्ट लगा सकती हूँ। अगर मेरा सैंपल 25-30 से छोटा है, नहीं तो मैं जेड टेस्ट लगाऊंगी। अगर मेरे पास मेल फीमेल और साथ में ट्रांसजेंडर्स हैं या अदर जेंडर्स जिसको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसजेंडर्स हो गए या फिर अदर जेंडर्स, अगर मेरे पास 3 ग्रुप्स हो गए या हो सकता है मेरे पास 4 ग्रुप हो गए, तो मैं क्या करूंगी, इन सबका मुझे डिफरेंस देखना है, यानी 2 से अधिक ग्रुप्स, तो मैं एफ टेस्ट लगाती हूँ जिसको एनोवा कहते हैं। एफ टेस्ट किसने दिया था ये पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, आर ए फिशर ने इसको दिया था। ठीक है, अब देखो आपने सपोज 4 या 5 ग्रुप्स का डिफरेंस जो है वो देख लिया, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स अदर जेंडर्स व्हाटएवर। अब आप 2 तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या कह रहे हैं कि आपने उनमें से कोई भी 2 ग्रुप्स का डिफरेंस देखा, एफ तो आप लगा ही रहे हो। अगर आपके पास 4 या 5 से अधिक ग्रुप है, आप एफ लगा रहे हो, तो कॉमन सेंस की बात है, आप कोई 2 ग्रुप सिलेक्ट करके आप उसमें से उनका डिफरेंस भी देख सकते हो। वो कह रहे हैं ऐसे केस के अंदर टी और एफ का क्या रिलेशन होता है। तो ये प्रियंका मैम ने तो फॉर्मूला नहीं दिया है, आर ए फिशर नहीं दिया है, वो है टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मार्क माई वर्ड्स। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोलेंगे टी की वैल्यू है 2, बताओ एफ की वैल्यू क्या होगी, तो क्या हो जाएगी एफ की वैल्यू यहाँ पे 2 स्क्वायर यानी कि एफ। उसी प्रकार से ये बोल सकते हैं कि चलो एफ की वैल्यू हम आपको दे रहे हैं 25, अब बताओ टी की वैल्यू क्या है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 का यानी 5। और आई थिंक 2022 में एजुकेशन के पेपर के अंदर उन्होंने
एफ वैल्यू दे दी थी, एफ का टेबल दे दिया था, रादर एफ का टेबल दे दिया था और बोला था उस टेबल में से एफ नहीं बल्कि टी निकालो. तो दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन मुझे बहुत प्राउड है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सही आंसर किया. इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following can be the components of a thesis? Have you seen can be? Because I told you that thesis में chapter writing, all of that, we follow the basic same steps. Basic steps same होते हैं, लेकिन ये जो extra चीज़ें होती हैं इनके थोड़े से ऊपर नीचे हो सकता है इनका sequence. तो इन्होंने पूछा है can be, है ना, कौन सा valid है. तो टाइटल दिया है, थीसिस की बात कर रहे हैं, टाइटल है, एब्स्ट्रैक्ट है, एक्नॉलेजमेंट है, सुपरवाइजर्स रिमार्क है, मेथड है, बिब्लियोग्राफी है और अपेंडिसेस है. यानी इन्होंने मुझे 7 स्टेप्स दिए हैं और मैं ये देख रही हूँ कि जो इन्होंने कोड दिए हैं इसमें से कोई 6 स्टेप्स हैं. देखो तो 1 2 3 4 5 6 हर एक में 7 है, यानी मुझे एक को निकालना पड़ेगा. तो मैं किसको निकालूंगी? थीसिस में सुपरवाइजर्स रिमार्क मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता. इसने कैन भी बोला ना, हमेशा के लिए तो नहीं बोला ऐसा ही होगा. तो इसमें से सबसे वीकेस्ट ऑप्शन क्या होगी? सुपरवाइजर्स रिमार्क को आई विल रिमूव. ओके एवरीवन, चलिए अब टाइटल ऑफ द रिसर्चर पहले ही फ्रंट की पेज के ऊपर होता है, तो ये तो आप लिखोगे और यहाँ पे भी सब में ऑप्शन ए दिया है. उसके बाद टाइटल के बाद क्या होता है? आप एब्स्ट्रैक्ट देते हो, पूरा का पूरा थीसिस में आपने क्या किया उसका एब्स्ट्रैक्ट आप लिखते हो. तो ऑप्शन नंबर ए पहला आ जाएगा, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर बी. उसके बाद क्या आता है? एक्नॉलेजमेंट, बिब्लियोग्राफी, मेथड या अपेंडिसेस. आप जानते हो स्टूडेंट्स, एक्नॉलेजमेंट्स जो है वो हम देते हैं कि मेरी थीसिस में मेरे सुपरवाइजर ने मदद की, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, ऑल ऑफ दैट यू एक्नॉलेज द यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन. ओके, तो एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा. तो चेक करो सबसे पहले एबीसी कहाँ पे है, इसको तो वैसे ही हटा दो, ये भी हमारे तीनों ऐसे चल रहे हैं, ठीक है. उसके बाद क्या आता है? चलो एक्नॉलेजमेंट भी हो गया, उसके पास रह गया हमारे पास बिब्लियोग्राफी, मेथड, अपेंडिसेस. तो इसके बाद आ जाएगा, आप क्या करोगे? वैसे तो आपका इंट्रोडक्शन आएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा, थर्ड चैप्टर होता है मेथोडोलॉजी का. तो यहाँ पे आप मेथोडोलॉजी डालोगे, देखोगे ए बी सी के साथ ई कहाँ लिखा है, ये लो राइट आंसर. उसके बाद आती है आपकी बिब्लियोग्राफी, ठीक है. बिब्लियोग्राफी लिखोगे ना जहाँ से आपने साइटेशंस लिए हैं, वो साइटेशंस भी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा भी. और फिर लास्ट में आप लगाओगे अपेंडिसेस. अपेंडिसेस क्या होता है? एक्स्ट्रा सोर्सेज, जैसे क्वेश्चनर मैंने अगर इस्तेमाल किया मैं वो लगा सकती हूँ. अगर कोई मैंने रिसर्च फॉर्म डेटा कलेक्ट करने के लिए कोई परमिशन ली, मैं वो लगा सकती हूँ. तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिसेस. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए बी सी एफ और जी, है ना? जी आया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाँ जी, डायरेक्शन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग. मतलब ये कह रहा है कि ये जो आपने मैं आपको एक चीज बता दूं, ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द पेपर 1 अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स. तो अब ये क्वेश्चन है और हमें इसमें से मीनिंग निकालना है कि कौन सा मीनिंगफुल ऑर्डर होगा. इन्होंने आपको अगेन थीसिस रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया है, थीसिस रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, उसकी फ्रेमिंग थोड़ी गलत है. वो कह रहे हैं कि कोई सीक्वेंस बताओ. तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन या फिर चैप्टर. तो स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर सबसे पहले आंसर आएगा, मतलब सबसे जो पहला होगा वो होगा प्रीफेस. प्रीफेस क्या होता है? प्रीफेस होती है कि थीसिस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थीसिस नहीं लिखा है, फॉर एग्जांपल प्रीफेस थीसिस में नहीं लिखा जाता मोस्ट ऑफ द टाइम. एक रिलेटिव वर्ड बहुत जरूरी होता है सोशल साइंसेस की रिसर्च में. मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीफेस किताबों के अंदर लिखा जाता है. ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द टाइम. तो प्रीफेस यहाँ पे सबसे पहले आएगा, तो आंसर सी या डी हो सकता है. प्रीफेस के बाद क्या आता है? इंडेक्स. इंडेक्स आएगा, ठीक है. यानी कि ऑप्शन नंबर आया पहले आपका इंडेक्स. इंडेक्स के बाद क्या आएगा? इंडेक्स के अंदर क्या लिखते हो? चैप्टर नंबर 1 कहाँ है, चैप्टर नंबर 2 क्या है, क्या पेज नंबर है, क्या नहीं. तो अपने पास आ गया पहले प्रीफेस आया, उसके बाद हमारे पास आया इंडेक्स. इंडेक्स के बाद क्या आएगा? इंडेक्स के बाद आएगी इंट्रोडक्शन, ठीक है. इंट्रोडक्शन और उसके बाद आएगा यहाँ पे चैप्टर फॉर्मेशन. और यहाँ पे उसके बाद मतलब आपने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स बनाए और फिर लास्ट के अंदर आ जाएगा बिब्लियोग्राफी. तो 5 2 4 1 3 यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. हाँ जी, ये थोड़े स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसेस हैं और
आई होप यू नो कि लैंग्वेजेस के अंदर हम MLA ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम यूज़ करते हैं APA मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल साइंसेज में। अब ये कह रहे हैं कि इनके कुछ फीचर्स बता दो। ये APA है, MLA है, हार्वर्ड है और साथ में क्या है, शिकागो। हार्वर्ड का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना है नहीं वैसे। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए और करिए। ओके ठीक है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, APA जो है, APA मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर आप क्या करते हो, आप रेफरेंस लिस्ट देते हो। आप रेफरेंस लिस्ट दोगे, ठीक है, रेफरेंसेस देते हैं ना हम। तो APA के साथ देखो 1 कहाँ जा रहा है, या यहां जा रहा है या यहां जा रहा है, ठीक है भाई। MLA के अंदर क्या होता है, MLA के अंदर वर्क साइटेड होगा या पेरेंथेटिकल रेफरेंसेस जो है वो होगा। तो MLA यूज होता है मेनली लैंग्वेजेस या लिटरेचर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, वर्क साइटेड, ठीक है। लैंग्वेजेस लिटरेचर का है तो यहाँ पे वर्क साइटेड इस्तेमाल ये कर सकते हैं। 1 के साथ 2 हो गया, बाकी चेक कर लेते हैं। हार्वर्ड को पेरेंथेटिकल कहते हो, ये भी सही है। और शिकागो मेनली हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है एवरीवन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ऑलराइट, ये साइकोलॉजिकल होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब ये आपको याद करना होगा, ये चीजें थोड़ी याद करनी होती है, ठीक है। और अभी लेटेस्ट APA मैक्सिमम यूज होता है इंडिया के अंदर सोशल साइंसेज के अंदर, और अभी इसका जो 7th एडिशन है वो यूज हो रहा है। एजर्शन कह रही है रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी मेक्स द रिसर्च रिपोर्ट मोर क्रेडिबल बाय अवॉइडिंग प्लाजरिज्म। बिल्कुल सही बात है। बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस में आप साइट करते हो, आप जो वर्क से आपने लिया है, डेटा लिया है, या आप कह सकते हो हेल्प ली है, तो आप साइट कर रहे हो, तो डेफिनेटली प्लाजरिज्म तो आप नहीं कर रहे हो। रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी हेल्प्स इन एक्नॉलेजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। बिल्कुल सिंपल है ना, आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ भाई आप उनको साइट कर रहे हो और आप साथ में बोल रहे हो कि हाँ हमने मदद ली है इनसे, तो इट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग इनटू प्लाजरिज्म। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और रीजन जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन जो है वो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which of the following is most severe form of plagiarism, in which researcher takes manuscripts of others and submits them in their own name? सबसे खतरनाक फॉर्म ऑफ प्लाजरिज्म कि किसी का काम उठाया और अपने नाम पे लिख दिया। आपको पता है ना प्लाजरिज्म क्या होता है, किसी का काम जो है आप यूज कर रहे हो और आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसे क्रेडिट नहीं दे रहे हो, आप मेंशन नहीं कर रहे हो, उसको आप प्लाजरिज्म कहते हो। तो इसके अंदर रिसर्चर ने क्या किया, किसी और की मैन्यूस्क्रिप्ट उठाई और अपने नाम से सबमिट कर दी, तो ये होता है कंप्लीट प्लाजरिज्म। ओके, गॉट इट एवरीवन। सोर्स बेस क्या होता है, जब आप डिफरेंट सोर्सेस से उठा के डेटा लेते हो बट आप उनको मेंशन नहीं करते हो। एंटी प्लाजरिज्म होता है जब आपने कहीं पे अपना ही काम किया है, किसी और जगह रिसर्च पेपर है, कोई भी आपने आर्टिकल लिखा है, कुछ लिखा है, उसको आप साइट कर रहे हो अपने किसी और रिसर्च के अंदर और आप उसे मेंशन नहीं करते हो, वो एंटी प्लाजरिज्म होता है। Let's come to the next question. Max QDA is useful in analyzing data relatively, quantitatively, qualitatively. ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होता है। यहाँ पे अगेन आपके रिमेंबरिंग स्किल्स इस्तेमाल होंगे, रिमेंबर, रोट लर्न करना पड़ेगा ऐसी चीज़ों को, ठीक है। सोशल साइंसेज में SPSS यूज होता है। SPSS का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, ये भी पता होना चाहिए। In which referencing style commas are not used for in-text citation? Again आपको क्या करना है, रोट लर्न करना है ऐसी चीजों को। MLA के अंदर आप कॉमा इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा MLA यहाँ पे, ठीक है। लैंग्वेजेस लिटरेचर के अंदर इस्तेमाल होता है और इसके अंदर आप कॉमास का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो स्टूडेंट्स आज जो है आपको मैंने करवाया हाइपोथेसिस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी जो है वो समझ आया होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने किया, इसके साथ हमने रिलायबिलिटी वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। सो आई होप आपको वो भी मज़ा आया होगा। कॉन्सेप्ट रिविजन भी हो गई होगी, रिलायबिलिटी किया हमने, वैलिडिटी जो है वो भी किया, कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिसर्च एथिक्स को लेके भी किए, कुछ
हमने ICT बेस्ड जो है वो भी क्वेश्चंस जो है हमने वो किए, कुछ हमने स्टैट बेस्ड क्वेश्चंस भी किए, हमने स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी किए, कुछ सैम्पलिंग के क्वेश्चन भी बीच में आ गए थे, है ना। उसके बाद हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्च के क्वेश्चन भी किए, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, और उसके बाद हमने एथिक्स पे तो किए ही किए। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि एक ही क्लास में आपके कितने कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो गए और कितने क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस क्लास में। मुझे तो बहुत आया, कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाते हैं, और स्पेशली लास्ट मोमेंट पे जिस एनर्जी के साथ हम सार्थक बैच को लेके आए हैं, दैट इज़ स्पेसिफिकली कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्री के अंदर बिल्कुल यू नो एज मुफ्त में अच्छी तैयारी कर पाएँ, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दे शुड बी एबल टू गेट, एंड दैट इज़ द एम एट PW फॉर आवर स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड देम क्वालिटी एजुकेशन एंड फॉर नाउ completely free, and that is all about it. I hope this lesson has helped you, this particular session has helped you. Take care till I see you all very, very soon again. Bye bye.